नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। कंट्रोल रूम जोड़िए हेमंत अत्री जी को, फटाफट लाइए, स्क्रीन पर लाइए। स्वागत है हेमंत भाई आपका। मोदी जी 11 साल में पहली बार ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां भक्तों से आंखें चुरा रहे हैं। नहीं तो भक्तों की आंखों में आंखें डाल करके जुमलेबाजी किया करते थे। आखिर क्यों भक्तों से आंखें चुराने की नौबत आ गई है? आखिर क्यों भक्त भी अपने आका से नाराज है? जो सरकार नहीं बोली, मोदी जी की ही सरकार, मालिक की सरकार, जो सेना नहीं बोली, जो 7 तारीख से लेकर के 11 तारीख तक कई प्रेस ब्रीफिंग हुई, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की ब्रीफिंग हुई, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की, एमओडी की ब्रीफिंग हुई, डीजीएमओ सामने आए पीआईबी इंडिया पर, उनकी ब्रीफिंग हुई, तीनों सेनाओं की तरफ से ब्रीफिंग हुई। जो बात सेना और सरकार ने नहीं बोली, अब वो बात पात्रा, भाजपा के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में भोंपू यानी नेता और गिद्ध मीडिया ये बोल रहे हैं। अब बताइए, इस देश में, लोकतांत्रिक भारत में, आधिकारिक बातें सेना बताएगी या सरकार बताएगी, या इन दोनों के अलावा तीसरा कोई आएगा? डॉक्टर संबित पात्रा, जिसे सर्जरी के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाहिए, वो बता रहा है भारत ने पाकिस्तान में क्या-क्या किया। अरे भारत ने पाकिस्तान में क्या-क्या किया ये तो 7 तारीख से हम आधिकारिक रूप से सुन चुके हैं। और जो आप बता रहे हैं वो क्यों नहीं बताया गया, अब ये भी सवाल तो पूछना ही पड़ेगा फिर। हेमंत भाई, मैं आपको कुछ सबूत दिखाता हूं। दिखाइए भैया। आज संबित पात्रा ने, मैं तो खाली इसका एक हिस्सा दिखा रहा हूं, आज संबित पात्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को गिद्ध मीडिया ने पॉइंट बाय पॉइंट कवर किया और ब्रेकिंग लगाया। ये ब्रेकिंग आप देखिए, सिर्फ 2 पॉइंट में ला रहा हूं। ऑपरेशन सिंदूर में राफेल विमानों का इस्तेमाल, बीजेपी सांसद संबित पात्रा। अब बताइए, बीजेपी सांसद बता रहा है कि हमने क्या इस्तेमाल किया है सेना और सरकार के वजह। दूसरा वाला देखिए, और इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन सिंदूर, राफेल से हमला हुआ, सुरक्षित वापसी भी की, बीजेपी एमपी संबित पात्रा। ये क्यों नौबत आई है? क्योंकि राफेल को लेकर के कई सवाल खड़े हुए थे। राफेल को लेकर जो सवाल खड़े हुए, पाकिस्तान की तरफ से जो अपनी पीठ ठोकी गई, उस पर वायर ने एक रिपोर्ट छापी थी और उसके बाद वायर बैन कर दिया गया था देश में। उस पर भी वायर का स्टेटमेंट है कि वो कानूनी लड़ाई लड़ेगा। खैर, इसको हटा दीजिए। ये पात्रा है। अब आइए जरा उत्तराखंड बीजेपी देखिए। ये कब का है? ये अब शुरू हुआ है, अब ये आज शुरू हुआ है। ये देखिए आप, मैं इसको पढ़ के आपको बता देता हूं। दोज स्ट्राइक्स अक्रॉस 9 टेरर हब्स लेफ्ट मोर देन 100 टेररिस्ट killed, including high value targets such as Yusuf Azhar, Abdul Malik Rauf and Mudassir Ahmad that were involved in hijack of IC-814 and the Pulwama blast। ये जो है कल डीजीएमओ की पीसी के बाद भाजपा के अलग अलग हैंडल से ये जानकारी, जो जानकारी 7 और 8 के मतलब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहली ब्रीफिंग हुई थी, जो जानकारी पहली ब्रीफिंग में आ गई थी, वो अब शुरू हुआ है। अब शुरू हुआ है। मोदी जी या मोदी के सरकार के तरफ से अब तक कोई ऑफिशियली सामने नहीं आया। अब अगला दिखाइए जरा, अब गोदी मीडिया वाला, गिद्ध मीडिया वाला पार्ट आइए। पाक गिड़गिड़ाया, ट्रंप ने भुनाया। ये फिर शुरू हुआ कब? अब शुरू हुआ है डीजीएमओ की ब्रीफिंग के बाद। ये देखिए, आतंकी कैंपों को चुन चुनकर बनाया निशाना, सेना ने पाकिस्तान के हर झूठ को सबूतों के साथ किया बेनकाब। ये सब कुछ कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह कर चुकी थी। ये खबरें चल चुकी थी, लेकिन तब ये ऑफिशियल आधिकारिक खबरें चलाने का वक्त नहीं था इन गिद्धों के पास। तब ये कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर कब्जा कर रहे थे और सरेंडर करवा रहे थे शहबाज शरीफ को।
अब एक अगला और ट्वीट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जरा देखिए। उमाशंकर सिंह हैं, एनडीटीवी के पत्रकार हैं, बड़े सीनियर पत्रकार हैं। उमाशंकर, हम ये क्लिप भी है, डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्लिप भी है, लेकिन हम उस क्लिप के हवाले से क्लिप न चला करके उमाशंकर सिंह का ट्वीट पढ़ दे रहे हैं, जो पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिंदी अनुवाद है उस क्लिप का। क्या भारत का कोई लड़ाकू विमान गिरा है? ये सवाल हुआ प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो जो है डीजीएओ, जो डायरेक्टर जनरल जो है एयर ऑपरेशंस के थे, उन्होंने क्या जवाब दिया? इस सवाल के जवाब पर भारतीय वायुसेना का जवाब, युद्ध के मैदान में नुकसान होते रहते हैं। सवाल क्या था? जवाब देखिएगा, युद्ध के मैदान में नुकसान होते रहते हैं। सवाल ये होना चाहिए कि हमने आतंकी कैंपों पर हमलों में अपने मकसद को कैसे कामयाब रहे, मकसद में कैसे कामयाब रहे और हमारे सभी पायलट सुरक्षित रहे। इसको 3-4 बार अगर आप लोग ध्यान से पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिएगा कि क्या विमान गिरा, उस पर हुआ कि युद्ध के मैदान में नुकसान होते रहते हैं। और ये एक फौजी का बड़ा सटीक जवाब है। इस जवाब पर कोई सवाल नहीं उठा सकते। आप जंग के मैदान में हो या जंग जैसे हालातों में आप हो, तो नुकसान होता है। 2 आदमी लड़ते हैं, एक आदमी जो भारी पड़ता है उसकी भी एक आध बटन टूट जाती है लड़ाई झगड़े में। जब छीना-झपटी, हाथापाई होती है, तो जो मजबूत होता है, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, उसका भी एक आध बटन टूट गया। लेकिन मोदी जी या मोदी जी का कोई प्रतिनिधि नहीं आ रहा है मैदान में। क्यों हेमंत भाई? ये क्या चल रहा है? जरा ये नए तरीके का मुझे लग रहा है इंटरनल डिप्लोमेसी इसको हम कह लें क्या? या एंटायर पॉलिटिकल साइंस का कोई नया चैप्टर है जो आपने और हमने आज तक नहीं खोला था? एंटायर पॉलिटिकल साइंस तो नहीं है? आशीष जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को। देखिए, दिक्कत सबसे बड़ी क्या आ रही है कि इस जो पूरा संघर्ष हुआ पाकिस्तान के साथ 4 दिनों के अंदर, और आपने बिल्कुल एक अच्छी बात कही कि जो नैरेटिव हम लेकर के चले गए थे और जो हमारा अचीवमेंट होनी चाहिए थी, उसके बीच में सारी चीजें ठीक चल रही थी, अगर गिद्ध मीडिया ने आकर के सारा मटियामेट ना किया। शुरू से लेके आखिर तक देखिए, भारत जो अपना जो उसका घोषित जो था वो था आतंकियों पर प्रहार करने का। पहले ही दिन 7 तारीख को कितना प्रभावी प्रहार हुआ, ये पूरी दुनिया ने देखा और पाकिस्तान की जनता ने दिखाया। सबूत मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। जो हमने उनके टेररिस्ट कैंप हिट किए, उस सब की वीडियो, उस सब की सारी कहां से आई? पाकिस्तान की जनता के सोशल मीडिया से सबसे पहले आई। बाकी तो फौज के वीडियो और वो तो बाद में जारी हुए नेक्स्ट डे। तो बिल्कुल विजिबल अटैक था, इसमें कोई शक नहीं है, और अच्छी जबरदस्त मार मारी थी, इसमें भी कोई समस्या नहीं। हमारा डिक्लेयर्ड जो था वो क्या था कि हम टेररिस्ट कैंपों पे स्ट्राइक किया। हमने 7 तारीख को किया, और जैसे हमने पहले 2 बार किया था बालाकोट में, रूरी में, वैसे ही वो करने के बाद डीजीएमओ पाकिस्तान को सूचना दी गई कि देखिए ये हमने आपका किया है, टेरर स्ट्राइक किए। उसके बाद वहां से जो भी रिस्पॉन्स आया, उसके बाद जो संघर्ष की स्थिति बनी। हमारे साथ समस्या क्या हुई कि डॉगी मीडिया ने पहले दिन से रिपोर्टिंग करने की बजाय बीजेपी का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, बिना तथ्यों के। बिना तथ्यों। देखिए, जब आप कोई भी संघर्ष में होते हैं ना, तो उसमें एक आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि हमने ये करना है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव पहले ही दिन पार्टली अचीव हो गया था कि हमने 9 बड़े सक्सेसफुल स्ट्राइक कर दिए, ठीक। उसके बाद हमें तथ्यों पर रिपोर्टिंग करनी चाहिए थी। भारत के जो मीडिया था, अगर वो देशभक्त होता, राष्ट्रवादी होता, तो सरकार के नैरेटिव को चलाता, जो उसने पूरी दुनिया को बताया फोन करके, चाहे प्रधानमंत्री ने बताया, चाहे एनएसए ने बताया, चाहे रक्षा मंत्री ने बताया, चाहे विदेश मंत्री ने बताया। सबको क्या बताया कि जी हम इनके टेरर के पीड़ित हैं पिछले 3.5 दशकों से, और हमने टेरर स्ट्राइक किया है। इन्होंने क्या शुरू कर दिया? लाहौर कब्जा लिया, सियालकोट में ये कर दिया, इस्लामाबाद में ये कर दिया, बॉर्डर क्रॉस कर लिया, राफेल घुस गए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इन्होंने भारत का जो एंटी टेरर ऑपरेशन था, उसको ऑल आउट वार के तौर पे बदल दिया और भारत को एक एग्रेसर के रूप में स्थापित कर दिया। इस सारा ये काम आपके गिद्ध मीडिया का है, सारा आपका। उससे क्या हुआ, इसको थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक तौर पे समझिए। मोदी जी के साथ हो क्या रहा है पिछले 2 दिन से? मोदी जी ने पिछले, अगर आप 11-12 साल, जब से वो प्रधानमंत्री के दावेदार घोषित हुए थे 2013 में और आज तक, मोदी जी का बड़बोलापन क्या रहा है कि हम पीओके को लेकर के आएंगे। जैसे 370 हटाने के बाद कश्मीर में प्लॉट करते थे ना, आपने भी लिया था, वैसे ही पीओके को हम लेकर के आएंगे, अखंड भारत बनाएंगे, आतंकवाद का समूल नाश कर देंगे। इस तरह के सारे हाइपरबोल, जिसको बड़बोलापन कहते हैं, वो सारी चीजें जो मोदी जी करते थे चुनावी रैलियों में,
वोटरों को लुभाने के लिए, भगतों को सेट करने के लिए। वो भाषा किसने बोलनी शुरू कर दी? गिद्ध मीडिया ने। और उससे जो इनके भगत भी थे और जो जनता भी थी, उसको ये लगा कि मौका आ गया है, पाकिस्तान पर हमला बोल दिया है, अब तो पीओके आके रहेगा। फिर क्या कहते थे दूसरा नैरेटिव, कि आतंकियों को घसीट करके लाएंगे, दाऊद इब्राहिम को घसीट करके लाएंगे। यही सब मोदी जी करते थे 13 से लेकर। तो देश की जनता को लगा कि विजिबल स्ट्राइक तो उन्होंने देख ली टेररिस्ट कैंपों पे, कि अब तो लाहौर भी आ गया, पीओके भी आएगा, और अब तो मौज आ गई, बस पाकिस्तान तो निपटा दिया। ऐसा सपनों में बहुत अच्छी बात है ऐसा सोचना, किसी को सपने दिखाना अच्छी बात है, लेकिन व्यवहार में ऐसा होता है क्या? आज के दौर में जो पूरी दुनिया में जिस तरीके की स्थितियां हैं, सोशियो इकोनॉमिक, सोशल पॉलिटिकल, जिस भी तरह की दुनिया में स्ट्रेटेजिक, तो जो डॉगी मीडिया ने, जो गिद्ध मीडिया ने जो आकांक्षाओं का लेवल बढ़ा दिया मोदी जी की भाषा बोलते हुए, और उसके बाद 10 तारीख की शाम को एकाएक इन भक्तों के ताऊ ने वहां पे हरा झंडा, सफेद झंडा उठा दिया। सबसे पहले उस भाई ने ट्वीट कर दिया 5:33 पे, 5:40 पे पाकिस्तान ने ट्वीट कर दिया। आपका तो ट्वीट भी 5:55 पे फॉरेन सेक्रेटरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, 6:10 पे जयशंकर का है। तो कल तक तो आप इस्लामाबाद, लाहौर, सियालकोट और पीएके को कब्जा रहे थे डॉगी मीडिया। सरकार ने नहीं कहा ये, सरकार तो अपने एंटी टेरर फ्लैंक पे लागू थी। गिद्ध मीडिया ने क्या किया कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को फतेह करके दिखा दिया। तो लोगों की अपेक्षाएं होगी उस लेवल की, और एकदम पता लगा मोदी सरकार तो झंडा उठा के खड़ी होगी सफेद। तो सारा गोदी मीडिया चौपट हो गया, सारा उनका नैरेटिव चौपट हो गया, सब कुछ चौपट हो गया। और मोदी सरकार को यही समझ, जिस चीज को वो आनंद ले रही थी। देखिए जेडी वेंस का कब फोन आया था मोदी जी को, मैंने कल आपको बताया था, 9 तारीख की रात को 9:30 बजे जेडी वेंस ने फोन किया मोदी जी को। उसने बताया कि साहब इस तरह के हमारे पास इनपुट्स हैं, और जो इंटेल इनपुट है वो ये है कि ये बात आगे बढ़ सकती है बहुत ज्यादा, इसको रोकना चाहिए। उसके बाद रूबियो ने फोन किया और सारा किया। जैसे ही उनका फोन कटा 9:30 बजे, आपने देखा कि आईटी सेल बीजेपी ने क्या ट्वीट किया, 31 सेकंड का वीडियो, जिस पर हमने परसों भी बात की थी। और उसमें मोदी जी को तो मैचो मैन दिखा दिया कि ये आदमी निकला है मिशन पर, जो हमने जो परसों चर्चा की थी, और ये सारे आतंकियों को नरक में पहुंचा के मानेगा। ये बीजेपी की आईटी सेल कर रही है, गिद्ध मीडिया से हट जाइए। अब बीजेपी की आईटी सेल कर रही है, ये क्या कह रही है कि नरक में पहुंचा के मानेंगे। और मनमोहन सिंह को कमजोर दिखाया उसी वीडियो में, दिवंगत मनमोहन सिंह को। वो सारा एक नैरेटिव चल पड़ा 9 तारीख की रात को 11:40 से। और जब 10 तारीख को 6:40 का, 6:20 का आप ट्वीट देखिए बीजेपी का, उसमें क्या है, फॉरेन सेक्रेटरी आपके सफेद झंडा उठाए खड़े, यानी कि हमने संघर्ष विराम कर दिया। तो जितने भी जो आपका जो बड़बोलापन ने जो एक पीक बढ़ाई थी, जो पिच कर दी थी, वो सारे की सारी जो आपकी छवि थी, जो यार्ड स्टिक थी ना आपकी इस मामले में, जो आपके पैमाने थे जीत के, वो इतने बड़े कर दिए कि पीओके से नीचे मुझे कुछ मंजूरी नहीं है, टेरर स्ट्राइक से कुछ भी नहीं है। टेरर स्ट्राइक मुझे तो पाकिस्तान चाहिए, मुझे तो सारे आतंकी ध्वस्त चाहिए। सारे आतंकी तो इसराइल इतने दिन से लगा हुआ, आज तक वहां के भी ध्वस्त नहीं हुए। टाइम लगता है, लेकिन अनप्रोफेशनल रिपोर्टिंग जो की गिद्ध मीडिया ने, पूरे देश में कोई चैनल नहीं बचा, कोई अखबार उठा के देख लीजिए आप, सारों में वही नैरेटिव है सब कुछ जो साउथ ब्लॉक से आता है। तो उसमें सबकी अपेक्षा इतनी बड़ी होगी कि ये तो मौका है पाकिस्तान को भी निपटा देने का और आतंक को भी निपटाने का। और जब ये परसों सफेद झंडा उठाया, उसके बाद मोदी जी को लगा तेरी तो आईटी सेल भी गई, तेरे तो भगत भी गए, और सारे गाली गलौज फॉरेन सेक्रेटरी से कर रहे हैं। वो आपने देखा ही कल 2 दिन से फॉरेन सेक्रेटरी, जबकि उसने तो बेचारे ने कुछ किया भी नहीं, उसने तो सरकार का फैसला जनता को बताया। तो इनके सारे जितने भी सपने थे वो सारे ध्वस्त हो गए। और हुआ क्या, इसको थोड़ा सा और भी समझिए। विजिबल तो लॉस हुआ पाकिस्तान को, कोई शक नहीं, पाकिस्तान की जनता ने दिखाया, वीडियो भेजे, लेकिन टेंजिबल गेन हमें नहीं हुआ। हमें टेंजिबल गेन के हमारे पैमाने क्या थे कि पीओके आएगा, हमें क्या थे, पाकिस्तान को ध्वस्त कर देंगे, लाहौर में घुस गए हम तो, हमने तो कराची नष्ट कर दिया। वैसा तो कुछ नहीं हुआ। तो सारी सरकार ने, जो सेना ने जो कुछ अचीव भी किया था, क्योंकि भगतों की अपेक्षा इतनी बड़ी थी, इसलिए मोदी जी को मुंह छुपाना पड़ गया। इस बात को इस रूप में देखिए आप। तो मोदी जी का जो गिद्ध मीडिया था वो भी उनके लिए भस्मासुर हो गया, क्योंकि आप तो लड़ रहे थे आतंक के खिलाफ लड़ाई, पाकिस्तान में कब्जा करने थोड़ी गए थे आप तो आतंक को नष्ट करने गए थे। इन्होंने बना दिया भारत पाकिस्तान, जबकि था भारत और आतंकवाद। समझ रहे हैं ना सारी चीज को। भारत और पूरी दुनिया में हमारा नैरेटिव खराब हो गया। ट्रंप जो है उसकी आप सोचिए, कभी तो रियल एस्टेट का एजेंट है वो, पूरा बड़ा इतना बड़ा बिल्डर है वो, कभी तो ग्रीनलैंड को लेने चल पड़ता है, पता ही आपको, कभी पनामा कैनाल को मैप अमेरिका कैनाल कहने लगता है, कभी गाजा के अंदर पूरे का पूरा एनक्लेव बनाने चल पड़ता है। अब वो कश्मीर को कहता है कि कश्मीर पे मैं मध्यस्थता करूंगा। तो सारी बाजी उसके हाथ में दे दी, जो भारत ने 78 साल में कभी किसी तीसरी पार्टी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। सरकार उस डैमेज से बाहर भी नहीं आई थी
कि भाई 5:33 पे उसने ट्वीट करके घोषणा कैसे कर दी, या तो भारत घोषणा करता या पाकिस्तान करता टाइम तय करके कि भाई हम दोनों विड्रॉ करते हैं। वो उस भाई साहब ने कर दी, उसके बाद रूबियो ने कर दी। तो क्या मैसेज गया कि भारत के फैसले अमेरिका में हो रहे हैं? पहला एक सवाल यहीं पर है। लगातार जैसे ये सवाल सब लोग तो खड़े नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल कुछ लोग हम लोग पूछ रहे हैं। ये सवाल जैसे ही तैरने लगा, जो है भारत के मानस के दिमाग में आने लगा कि भाई अमेरिका कौन होता है सीज फायर का ऐलान करने वाला। तब से लगातार बार-बार वो ऑफिशियली अनऑफिशियली गोदी मीडिया के जरिए सब जगह पर एक खबर इस्टेब्लिश करने की कोशिश है कि पहली दो चीजें इस्टेब्लिश करने की कोशिश समानांतर। एक, हमने जो कुछ भी हमें चाहिए था हासिल कर लिया। पहला ये बार-बार, और कल डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इसीलिए करवाई गई। उस डीजीएमओ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी नई इंफॉर्मेशन नहीं थी, नो इंफॉर्मेशन। ऐसी ब्रीफिंग जिसको कह सकते हैं ब्रीफिंग विदाउट एनी न्यू इंफॉर्मेशन। वो ब्रीफिंग विदाउट सब्सटेंस। हाँ, ब्रीफिंग ये भी कह सकते हैं, ब्रीफिंग विदाउट सब्सटेंस। वो ब्रीफिंग थी। उस ब्रीफिंग का सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था कि 4 दिनों में जो 7 तारीख से हम बता रहे थे सुबह से, जो सोफिया कुरैशी और व्योमिका सिंह बता रही थी, उन्हीं बातों को फिर से मीडिया के बीच में एक बार फिर से फेंक देना कि फिर से तैरने लगे। तो पहली बात थी कि एक ही चीज स्टेब्लिश किया जा रहा था, ये कि हमने जो हमें चाहिए था हासिल कर लिया, पहली बात। दूसरी बात स्टेब्लिश की जा रही है कि भारत के डीजीएमओ के पास पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया और पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को सीज फायर के लिए कहा। भारत के डीजीएमओ तैयार हुए और सीज फायर हो गया। अब दोनों पे एक एक सवाल है। सेकंड वाले पहला सवाल, जब भारत पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच जब तय हुआ, तो उसमें ये चौथा डीजीएमओ, तीसरा डीजीएमओ डोनाल्ड ट्रंप कहां से आ गया? ये दोनों डीजीएमओ क्या कहीं पर ऐसा है कि डीजीएमओ पाकिस्तान के डीजीएमओ या भारत के डीजीएमओ की रिपोर्टिंग ट्रंप को हो कि हम दोनों तय कर लिए हैं, भाई साहब आप ब्रीफिंग कर दीजिए? भारत की तरफ से ब्रीफिंग करने का क्या हक है? ये लॉजिकल सवाल ही तो गले नहीं उतर रहे ना। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ऐसा है कि जब हमारे दोनों डीजीएमओ ने तय किया तो वो ब्रीफिंग करेगा, वो ऐलान वो करेगा? कैसे संभव है? हमारे बेसिकली हम लोग को ये मान लिया गया है कि कुछ भी इनको कह दो। 2 सवाल मैं अटैच कर रहा हूं, दूसरा भी अटैच कर दो सवाल। जब हमें सब कुछ हासिल हो गया था जो हमें चाहिए था, तो कौन बेंस, कौन अमेरिका? जब हासिल के बाद आदमी क्या करता है? वेट लॉस करना है, ट्रेडमिल पे चलता है, जब उसका 1 घंटा पूरा हो जाता है खुद उतर जाता है कि हाँ हो गया आज का वर्कआउट हमारा। आप अपने ही बातों में कितना कंट्राडिक्शन पैदा कर रहे हैं। नहीं आशीष भाई, अब मैं वही आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखिए 7 तारीख को जब आपने टेररिस्ट कैंपों को हिट किया, उसके बाद हमारे डीजीएमओ ने खुद फोन करके पाकिस्तान के डीजीएमओ को सूचित किया कि देखिए हमने आपके 9 जो टेरर कैंप थे इनको हमने हिट किया है, जो उन्होंने पहले उरी में भी किया था, बालाकोट में भी किया था, खुद बताया फोन करके। तो हम, और उसके बाद कहा कि हम और कुछ अभी नहीं करना चाह रहे, बस खत्म। हमारी तरफ से तो उस दिन खत्म हो गया था कि हमने उसके बाद शुरुआत छेड़खानी किसने की? पाकिस्तान ने, रिटेलिएशन के तौर पर। जो कुछ भी हुआ उसको छोड़ दीजिए आप जो 10 तारीख की बात कर रहे हो, मैं उसको आपको सीक्वेंस ऑफ इवेंट मैंने बताया आपको। देखिए जिस दिन पहलगांव का हमला हुआ था उस दिन मोदी जी सऊदी अरब में थे और वहीं पे उनके पास ट्रंप का पहला फोन आ गया था, पहला फोन वहीं आ गया। मैं पूरी आपको बैकग्राउंड बताता हूँ बिल्कुल, क्योंकि आज इस पर बहुत काम किया मैंने इसमें। तो वहीं पे ट्रंप ने कहा कि साहब देखिए ये एस्केलेट मत कीजिए, संयम रखिए, सारी चीजें कर लेंगे, देख लेंगे। लेकिन मोदी को ये पता था कि नुकसान बहुत बड़ा हो गया, 26 लोग मरना कोई मजाक नहीं था, और वो भी सैलानी। तो वो अपनी यात्रा छोड़कर के बीच में आए, जो कुछ भी हुआ, और वो सारा घटनाक्रम जो हुआ सारे देश ने देखा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है 10 तारीख को क्या हुआ, जिस दिन ये सफेद झंडा उठा। 10 तारीख को 9 तारीख की रात से लगातार बात कर रहे थे, जेडी वेंस ने बात की, रूबियो ने बात की, रूबियो ने फिर जयशंकर से बात की, रूबियो ने एनएसए से बात की, उधर मुनीर से बात की, शहबाज शरीफ से बात की, वो सब चलता रहा। 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ ने 10 तारीख को अपने डीजीएमओ को फोन किया इंडिया में, दिल्ली में। अपने से फोन पे कांटेक्ट नहीं हो पाया, तो फिर अमेरिका को करंट लगा कि यार इनकी तो बात ही नहीं हो पा रही है। तब तक ट्रंप नहीं थे बीच में। इन्होंने फिर कोशिश करके सारा कोऑर्डिनेट यूएस से हुआ, और 3:35 पे जैसा कि ऑफिशियली बताया गया दोबारा कॉल आई पाकिस्तान डीजीएमओ की, क्योंकि वहां पेंच ये भी था कि फोन आशीष चित्रांशी करें या हेमंत त्रिकरे करें, क्योंकि जो पहल करेगा वो कमजोर माना जाता है।
तो वो भी अमेरिका के हस्तक्षेप से ये हुआ कि भाई पाकिस्तान कॉल कर लेगा। तो 3:35 पे इन दोनों की बात हुई और ये हुआ कि भाई 5 बजे से हम आप आज से विराम कर लेते, सीज फायर कर लेते। वहां तक भी ठीक था। अब जब इस तरह की बातचीत आप करते हो ना, जब कोई समझौता करते हो, कोई एग्रीमेंट करते हो, कोई अंडरस्टैंडिंग करते हो, सारी वर्बल है, कोई लिखित में तो कोई कागज साइन था नहीं। अब ट्रंप को कौन रोके? ट्रंप तो सबके ताऊ है। उसने एक तरफा ढंग से 5:33 पे वो ट्वीट दे मारा। अब पाकिस्तान भी हैरान और अपने वाले भी हैरान कि हो तो हो गया, हो क्या गया। अपनी तो विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग ऑलरेडी 6 बजे की फिक्स थी, पता ही आपको। जैसे ही 5:33 पे ट्रंप का वो आया, 5:40 पे फिर रूबियो ने कर दिया ट्वीट कि दोनों देश सहमत हो गए, ये हो गया। तो पाकिस्तान ने अगले 5 मिनट में अनाउंस कर दिया, फिर उनके विदेश मंत्री ने भी, विदेश मंत्रालय का भी सारा। और सबसे बुरी बात क्या हुई कि जो अमेरिका का स्टेट डिपार्टमेंट है उसका प्रेस नोट भी आ गया। अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट आपको पता है डेट, रेफरेंस नंबर और टाइम भी होता है। वो तो इतिहास का हिस्सा हो गया, जिसमें वो कह रहा है कि अमेरिका ने ये किया, वो किया। ट्वीट वाट तो कोई बात नहीं, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की रिलीज अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, वो एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। उसके बाद भारत के फॉरेन सेक्रेटरी ने 5:55 पे ये घोषणा की कि भाई ऐसे ऐसे बात हुई है। उन्होंने 1.5 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लेकिन वो जो सारा क्रेडिट था, जो आपने अचीव किया था, वो सारा मिट्टी में किस बात पे मिल गया कि ट्रंप ने घोषणा कैसे की। तो मोदी और उनकी पूरा सिस्टम इस चीज के लिए कोई भी तैयार नहीं था कि इतना बड़ा झटका लग जाएगा कि भारत पाकिस्तान के मामले में ट्रंप इस तरीके से डायरेक्ट कूद जाएंगे, क्योंकि उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता ना, कोई माइकल आला है ही नहीं, ना उसको कोई काउंटर कर सकता। पाकिस्तान ने उस मौके का फायदा उठाया, उसने ठाके ट्रंप का धन्यवाद करना शुरू कर दिया। हमारे यहाँ स्थिति अब तक ये है कि प्रधानमंत्री का कोई ट्वीट अब तक भी आया हो 2 दिन बाद भी, आज तक बता दीजिए उस सीज फायर को लेके। आपके रक्षा मंत्री का आया हो, आपके एनएसए का आया कोई ट्वीट? अब तक नहीं आया। पाकिस्तान ने उनका धन्यवाद भी कर दिया, पाकिस्तान ने उनका धन्यवाद भी कर दिया। तो अब आप क्या करोगे? तो अब भगत डेस्परेट है। कल रही से ही कसर ट्रंप ने फिर पूरी कर दी कि मैं कश्मीर का मामला भी जो हजारों साल से पेंडिंग है उसको भी वो करूंगा, फलाना करूंगा। इसके बाद सरकार की और किरकिरी होगी कि कहां तो हम आतंकी लड़ाई लड़ने चले थे, हमने इतने सक्सेसफुल फौज ने टेरर स्ट्राइक किए थे, और वो भाई साहब कश्मीर में जा घुसा, बिना मतलब। तो मोदी सर, हमारी चर्चा के बीच में एक ब्रीफिंग आ गई है। ब्रीफिंग अगर कंट्रोल रूम हो पाए अभी, हेमंत जी जब तक बोल रहे हैं, आप जैसे ही वो रेडी हो जाए तो आप ब्रीफिंग लाइव जरा ले लो, ब्रीफिंग ले लो इसी में, चर्चा में फटाफट। हाँ हेमंत भाई कंटिन्यू। तो उसमें क्या हुआ कि एक चीज तो पिछली वाली आपने, कल वाली तो वो कर नहीं पाई, डैमेज कंट्रोल के भाई ट्रंप ने कैसे कर दिया, रूबियो ने कैसे कर दिया, स्टेट डिपार्टमेंट ने कैसे कर दिया, पाकिस्तान ने पहले कैसे कर दिया। ऊपर से जो मोदी जी के जो भक्त थे, जो पूरा देश भारत देख रहा था कि भाई हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, और हम सफेद झंडा उठा के खड़े हो गए सीज फायर का। तो पूरे का पूरा नैरेटिव जो बीजेपी डॉगी मीडिया के थ्रू, गिद्ध मीडिया के थ्रू पाकिस्तान को फतेह करने का जो रच रही थी, वो फ्लॉप हो गया, औंधे मुंह गिर गया। इसके कारण मोदी जी बिल्कुल शांत थे, और कभी संबित पात्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी कोई करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपने संबित पात्रा का जो दिखाया पहला ट्वीट, एक मिनट जो सुनते हैं, हाँ सुनते हैं जरा, हाँ प्ले करिए, प्ले करिए। दोस्तों, हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी, इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी, और इसमें उनका जो भी नुकसान हुआ वे खुद इसके लिए जिम्मेदार हैं। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी, और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। This brings me to the point: how have Indian forces managed to minimize the damage to both civilian and military infra in the country, in spite of the unrelenting efforts by the Pakistani forces? Most of you and the majority populace within the country have had a lot to say about the layered and integrated air defense systems put in place by the हटा Indian दीजिए, Armed हटा Forces, दीजिए, हटा which दीजिए, कंट्रोल रूम includes हटा दीजिए, हटा दीजिए, हटा दीजिए। हम ब्रीफिंग का मतलब है कि कुछ नई इंफॉर्मेशन देश के सामने ला रहे हों। दरअसल
जो हम चर्चा कर रहे थे उसी बीच में इस ब्रीफिंग ने मुझे लगता है इस चर्चा की ऑथेंटिसिटी को बढ़ा दिया है और इसकी प्रासंगिकता पर मुहर लगा दी है। हेमंत भाई, इसकी प्रासंगिकता पर मुहर हमने यही कहा ना कि मोदी जी मुँह छिपा रहे हैं, क्यों मुँह छिपा रहे हैं? आप रोज आर्मी को सामने करके कोई इंफॉर्मेशन आप बता दो ना, एक लाइन मुझे पूरी ब्रीफिंग के बाद अगर कोई आके बता दे कि आज ये बड़ी नई इंफॉर्मेशन आई है। 7 तारीख को हमने आतंकवाद के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, आतंकी ठिकानों को टारगेट किया था। 12 तारीख को 10 को सीज फायर हो गया, 12 तारीख को ये बताने का, 11 को भी यही बताया, 12 को भी यही बताया। हेमंत भाई म्यूट हो आप, म्यूट हो। आशीष भाई, ये प्रॉब्लम फिर परसेप्शन की है। मैं फिर वही कह रहा हूँ, सारा काम ठीक होते हुए भी जो हाइप कर दी गई गिद्ध मीडिया के द्वारा, जो बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा एक खास तरह का नैरेटिव सरकार और सेना तो कर रही थी एंटी टेरर एक्शन, और उसको स्टेब्लिश कर दिया एंटी पाक एक्शन। ये फर्क है। तो उसमें क्या होगा, आतंकी आपने मार दिए, जनता को उससे कोई मतलब नहीं बचा। जनता को तो पीओके चाहिए, जनता को तो पाकिस्तान का खात्मा चाहिए। वो जो दोनों के बीच में जो एक्शन है और जो उसका ऑब्जेक्टिव है, उन दोनों में अंतर आ गया। यही कारण है कि सरकार को अब रह रह करके फौज को सामने लाना पड़ रहा है, क्योंकि सरकार ने तो इतना बड़बोला काम कर दिया ना ऑलरेडी कि पीओके लाएंगे, अब कर लीजिए क्या करेंगे आप। तो वो तो ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हुआ ना। इसीलिए भगत कभी फॉरेन सेक्रेटरी की ट्रोलिंग कर रहे हैं, कभी किसी और की कर रहे हैं, और शांत पड़े हैं 2 दिन से। मोदी के बारे में वो कुछ बोल नहीं सकते। तो ऐसे में आपको पूरे मोदी जी और उनका पूरा इकोसिस्टम फिलहाल के लिए डिफेंसिव पे लग रहा है कि वो नैरेटिव की लड़ाई हार गए। नैरेटिव की लड़ाई और जो परसेप्शन की लड़ाई थी, परसेप्शन जो थी वो ये थे कि पीओके को ही लाना है, उससे नीचे दिल मांगे मोर वाली स्थिति है, वो इनको नहीं मिला भक्तों को। तो उसको कैसे समझाओगे आप? इसके लिए रह रह करके सेना को लबलाते हो आप, और 7 से लेकर 10 तारीख तक का जो 4 दिन का टोटल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो पूरा पोथा है, उसी को बार बार रिपीट कर रही है। तो हम पहले दिन से, मैं और आप आज के शो में भी हमने कहा कि लड़ाई एंटी टेरर की थी। 7 को स्ट्राइक हो गया था, हमने उनको बता दिया था, बात खत्म, हमारी तरफ से बात खत्म थी, छेड़खानी उन्होंने। तो वही तो अब ये सब जनरल साहब कह रहे थे, इसमें क्या खास बात है? तो दिक्कत क्या है कि सरकार ने सारे घोड़े दौड़ा लिए, लेकिन वो जो परसेप्शन की बात थी, क्योंकि आपको टेंजिबल गेन नहीं हुआ कि आप लोगों को दिखा पाए कि हमने ये कर दिया। टेंजिबल गेन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे पीओके का तो बहुत बड़ा मसला था ही कि पीओके को मिले हैं। उसके अलावा आप क्या करते हैं, जब पाकिस्तान, जब ये जेडी वेंस और ये सारे लोग कर रहे थे, अगर भारत सरकार समझदार होती, देखिए इसमें तो कोई शक नहीं कि अपर हेड हमारा था, लगातार हमारा जो एक ऑपरेशन था बहुत इफेक्टिव था, इसमें भी कोई शक नहीं। सेना ने बहुत शानदार काम किया, प्रेसिजन स्ट्राइक किए, कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुआ, कोई सिविलियन एरिया टारगेट नहीं हुए, ये पूरी दुनिया ने देखा। उसमें हम मोल भाव क्या कर सकते थे? हम ये कहते कि साहब बाकी बातें बाद में है, हाफिज सईद और मसूद अजहर चाहिए हमें। फिर वो पीओके वाली बात काउंटर हो जाती है, जो मोदी जी एक भाषण देते हैं ना कि दाऊद को घसीट के लाएंगे, आतंकियों को घसीट के लाएंगे, कहते थे ना मोदी जी। तो अगर ये 2 आतंकी इनको मिल जाते, फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्योंकि हमारा तो अल्टीमेटली एंटी टेरर एक्शन था, ऑपरेशन हमारा एंटी टेरर था। तो वो जो हमने स्ट्राइक किया वो एक जगह, उसके बाद हम क्या कहते हैं कि भाई इन दोनों को हमें सौंपिए आप। वो चाहे कमिटमेंट अमेरिका से करवाते या इनसे करवाते, क्योंकि पाकिस्तान तो फंसा हुआ था। पाकिस्तान कभी भी भारत से लंबी लड़ाई नहीं लड़ सकता, ये मान के चलिएगा, दे कैन नेवर फाइट अ लॉन्ग वॉर। तो वो फंसे हुए थे। एक मिनट जरा ये देखिएगा, ये इसलिए बीच में लाया हूं, इसी चर्चा के बीच में। ये आम आदमी पार्टी का ट्वीट है। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट में ये दावा क्यों किया जा रहा है कि सीज फायर की मांग को लेकर भारत अमेरिका के पास गया था, हम क्यों जाएंगे सीज फायर करवाने? ये आम आदमी पार्टी और ये इंडिया टुडे की रिपोर्ट है। वीडियो मेरे पास है, वीडियो में जो सवाल हैं इंडिया टुडे के, वो लिखता है इंडियाज रेवलेशंस फोर्स यूएस टू इंटरवीन। ये पहली लाइन है ब्रेकिंग की, इंडियाज रेवलेशन, उसके बाद सेकंड लाइन है, हाँ, इंडियाज रेवलेशंस फोर्स यूएस टू इंटरवीन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, जयशंकर डोवाल ब्रीफ्ड यूएस ऑन पाक न्यूक मूव्स, पाक न्यूक मूव्स, ये दूसरी लाइन है। तीसरा, इंडिया एक्सपोज्ड पाक सिविलियन फ्लाइट्स यूज इन कॉम्बैट, यूएस सीज फायर पुश इंटेंसिफाइड आफ्टर रेवलेशन, ये है। अब हेमंत भाई, इस पर भी विवाद है, इस पर विवाद क्या है, इस पर हो सकता है इंस्ट्रक्शन भी हो कि इस बात की चर्चा न की जाए।
लेकिन अब ये पॉलिटिकल, अब ये जो है ना, ये पॉलिटिकल मसला भी बनता नजर आ रहा है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने ट्वीट किया है। नहीं आशीष भाई, इसका बेस्ट तरीका पता है क्या? सिंपल सी एक बात थी, 10 तारीख को जो कुछ हुआ, देखिए पाकिस्तान तो एक लूजर स्टेट है, उसके बावजूद भी उनके प्रधानमंत्री ने 2-2 देश के नाम संबोधन कर दिए। हमारे प्रधानमंत्री ने तो 22 को किया, ना 7 को किया, ना 10 को किया, ना अब तक किया। और पूरे इस सीज फायर वाले मसले से लेकर के पूरे मामले पर अब तक प्रधानमंत्री ने एक शब्द भी उस तरीके से नहीं बोला जब से एक्शन शुरू हुआ। तो इससे कहीं ना कहीं संशय क्रिएट किया गया। और समस्या ये है कि देखिए, वेन संपर्क कर रहे थे, रूबियो संपर्क कर रहे थे, सारी बात है, ट्रंप भी कर रहे थे। ट्रंप ने तो पहले दिन ही फोन कर दिया था 22 को, जैसा मैंने बताया, सऊदी अरब में। समस्या आशीष भाई नहीं है, समस्या इससे आगे कुछ और है। अभी तक सेना की कार्रवाई के कारण सारे विपक्षी दल सवाल नहीं पूछ रहे थे, अब सारे सवाल पूछेंगे। और वो सवाल क्या है कि अमेरिका जब से राष्ट्रपति बने ट्रंप 20 जनवरी से, तब से लेके अब तक क्या क्या करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कई बार इजराइल को रोकने की कोशिश की कि हमास वाला बंद कर दीजिए आप, उन्होंने नहीं रोका। ऐसे ही रशिया के ऊपर प्रेशर बनाया कि यूक्रेन से आप वो कर लीजिए, नहीं माने वो। यूक्रेन को कहा तुम मान जाओ, वो भी नहीं माने। अब सवाल यह आएगा कि भारत कैसे मान गया, जबकि भारत का तो अपर हैंड था, भारत के तो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे थे। हमने ज्यादा सफलता पाई, पाकिस्तान लगातार लूज कर रहा था। उसके बाद भारत को किन शर्तों पर ये करना पड़ा, अब तो सवाल ये आएगा ना सीधा, जिसका जवाब बीजेपी ढूंढ रही है। इसके लिए, क्योंकि बीजेपी का कोई फेस नहीं बचा, तमाम जो इतने बड़े बोले दावे किए, इसलिए बार बार सेना को आगे लाया जा रहा है, क्योंकि सेना की क्रेडिबिलिटी है, सेना का लोग सम्मान करते हैं। लेकिन अब चूंकि एक्शन खत्म हो गया है, इसलिए आम आदमी पार्टी भी आएगी, कांग्रेस भी आएगी, सब आएंगे। और राजनीति एक्शन के दौरान, जब एक्शन चल रहा था, आपने देखा 9 तारीख को बीजेपी के आईटी सेल ने 31 सेकंड का वीडियो भी चला। राजनीति की शुरुआत तो वहीं से होगी थी। नहीं, वो तो पोस्टर भी लग रहे थे, होर्डिंग भी लगवा रहे थे। हाँ, वो सारी चीज थी। आपको ध्यान हो, जब मुंबई अटैक हुआ था, जब बीजेपी ने एक पेज का विज्ञापन भी दिया था पूरे देश के अखबारों में, यहां तो विपक्ष ने कोई विज्ञापन नहीं दिया। तो बीजेपी के जो पिछले कारनामे, बीजेपी का जो बड़बोलापन, और उसके बाद रहस्यमय ढंग से ऊपर हाथ होते हुए भी जिस तरीके से आप सीज फायर के लिए तैयार हो गए, वो अपने आप में संदिग्ध हो गया। और रही सही कसर तब पूरी होगी 10 तारीख को, तो जो हुआ हुआ कि भाई ट्रंप ने घोषणा कर दी, ये कर दी, छोड़ दीजिए उसको। जो ट्रंप ने 11 को ट्वीट किया दोबारा से, और उसमें कश्मीर वाली बात कही, उसके बाद तो आपका राष्ट्रवाद छिन्न भिन्न हो गया ना भाई। जो आप लगातार 100 साल से राष्ट्रवाद का टेंडर उठाए कर रहे थे, और 78 साल से जब से देश आजाद हुआ, इस देश की पॉलिसी है कि तीसरा देश बीच में नहीं आएगा। उसके बावजूद ट्रंप ने कहा कि हम ये करेंगे। तो पूरे का पूरा रईस ही कसर जो होता है ना, कोड में खाज का काम, ट्रंप ने पहले कोड किया, फिर खाज कर दी उसके ऊपर। ये 10 को कोड, जो ट्वीट था वो कोड था, और फिर 11 को उसको फिर कुरेद दिया। इसका जो जवाब है वो बहुत मुश्किल पड़ेगा सरकार को देगा। ट्रंप जैसा सरपंच कभी भी अच्छा नहीं होता। नहीं, लेकिन इस खबर को तो दबा दिया ना। ये खबर की कश्मीर का मामला कहाँ आतंकवाद का मामला था, जहां भारत को एज था, एज ही नहीं था, भारत के ही पास सब कुछ था। उसमें आतंकवाद पर तो भारत का, पूरी दुनिया भारत के पक्ष में खड़ी होती। आतंकवाद से डाइवर्ट करके कश्मीर ले आए। हम आतंकवाद के मसले पर भारत ही भारत था, और कश्मीर का मसला करके भारत की फजीहत ही फजीहत। कश्मीर इंटरनेशनल मसला हो ही नहीं सकता, हमारा है कश्मीर, हमारा है कश्मीर। ये इतना बड़ा डिप्लोमेटिक फेल्योर है, भारत की इतनी बड़ी हार जो कभी इतिहास में नहीं हुई है। लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। बड़े-बड़े जानकार आते, हो सकता है जो हमसे भी ज्यादा जानकार होते, आपसे ज्यादा जानकार होते, वो कश्मीर मामले में मतलब उनकी विशेषज्ञता होती। ऐसे लोग आते, टीवी बैठते, चर्चा होती, बहस होती। लेकिन इस खबर को पूरी तरह दबा दिया। वो ट्वीट जो है बिल्कुल स्पष्ट है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर का जिक्र करके कहा कि हम, भाई अरे डोनाल्ड ट्रंप को अगर करना था तो ट्वीट में लिखते कि पाकिस्तान में पाक प्रायोजित आतंकवाद पर मैं आ रहा हूं, अब नहीं फैलाना होगा। तो हम भी एक बार ताली बजाते कि चलो यार, ट्रंप खड़ा हुआ है कि पाकिस्तान की धरती पर जो आतंकवाद भारत के खिलाफ नजरी है, वो देखिए ट्वीट नीचे देखिए हेमंत भाई, वो लाइन बताइए। मैंने कल भी पढ़ा था आपको ये। फिर उसमें उन्होंने कहा, आई एम प्राउड दैट द यूएस वाज एबल टू हेल्प यू अराइव इन दिस हिस्टोरिक एंड हेरोइक डिसीजन while not even discussed. I am going to increase trade substantially with both of these great nations. Additionally, I will work with you both to see if after 1,000 years a solution can be arrived at concerning Kashmir. बताइए आप, कौन सा 1000 साल का विवाद है भाई? भारत और पाकिस्तान अलग हुए 1947 में। ये 1000 साल कौन से आगे, कौन सा? पहले तो देश ही एक था,
और कश्मीर का विवाद तो 47 के बाद शुरू हुआ ना जी, 47 से शुरू हुआ। तो देश ये के ना बंटवारे समझ के बाद ही विवाद। वो देश 1000 के साल वो 1000 साल कह रहा है, एक दिन उसमें एयरफोर्स 1 में 1500 साल कह रहा था भाई। तो वैसे हाँ। सरपंच होंगे तो आपकी यही गत होगी, ये भी मान के चलिए। जिसके ऐसे पंचायती होंगे वो फैसले भी ऐसे ही होंगे। अब यही मोदी जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि फैसला भी ट्रंप करे, सीज फायर भी ट्रंप करे, सफेद झंडा भी वो भेजे, हम उसको उठा करके दिखाएं, और उसके बाद वो अगले दिन कश्मीर का भी ठेका वही ले ले। ये है मोदी जी की समस्या। इस नैरेटिव से लड़ना बहुत मुश्किल है, और ये परसेप्शन की लड़ाई बीजेपी को बहुत महंगी पड़ रही है। मोदी जी भी इस बात को समझ रहे हैं, इसलिए बार बार सेना को उतारा जा रहा है, इसीलिए बार बार सारा जो डीजी की मीटिंग होनी है आज जो 12 बजे थी वो पोस्टपोन होगी सारा। उसमें एक लाइन की बात है कि सीज फायर आज 12 बजे तक का था, उसको एक्सटेंड करने से आगे फोन पे और लंबी छोड़ी कोई बात नहीं हुआ। बाकी सारी बातें इन पर्सन होंगी, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। बाकी ऑप्टिक्स और थिएट्रिक्स आप क्रिएट करते रहिए, कोई खास फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि सब कुछ सेना का किया हुआ भी आपने केवल अमेरिका की जिस भी कारण से आपने अमेरिका की बात मान करके ये संघर्ष विराम एक तरफा ढंग से जनता की अपेक्षाओं के खिलाफ किया, उसका खामियाजा भाजपा आज की तारीख में भुगत रही है। दूसरा, आपके मित्र जो थे संबित पात्रा की जो खबर दिखा रहे थे, राफेल ने ये कर दिया, राफेल ने वो कर दिया, कोई जहाज ना भारत के ना पाकिस्तान के, ना सीमा किसी ने क्रॉस की, ना हम गए ना वो आए। जो भी लड़ाई हुई वो बीवीआर हुई। बीवीआर इज बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो हम टारगेट करते हैं जब मैं और आप एक दूसरे को देख नहीं सकते सिस्टम्स के द्वारा। तो ये राफेल चला गया, राफेल, किसी ने सीमा क्रॉस नहीं। अगर किसी ने भी सीमा क्रॉस की होती तो लड़ाई हो जाती, फिर युद्ध हो जाता, डिक्लेयर हो जाता। ये ध्यान रखिएगा। आपका एयरक्राफ्ट मेरी उसमें आ गया, मेरा एयरक्राफ्ट आपके उसमें आ गया ऑफेंसिव पोस्चर में, तो युद्ध की शुरुआत हो जाती है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता, दर्शकों को भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं। ना उनका कोई एयरक्राफ्ट हमारे यहाँ आया, ना हमारा गया। हमारी मिसाइल्स गई, हमारे ड्रोन्स गए, हमारे तमाम बॉम्ब्स गए जो उससे फेंके गए यहाँ से, ऐसे ही उन्होंने किया। ये बात दर्शकों के लिए जानना बड़ा जरूरी है। जो मोदी जी भाषणों में कहते हैं हम ये कर दिया, वो ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो भी वो लड़ा गया, किसी ने सीमा क्रॉस नहीं की, ना जहाज से ना पैदल। ये ध्यान रखिए। बिल्कुल, लेकिन एक बात आखिर में फिर ध्यान रखिएगा कि इस देश की राजनीति, जो हेमंत भाई ने कहा ना कि सिर्फ ऑप्टिक्स क्रिएट किया जा रहा है, इस देश की राजनीति पिछले 11 साल से ऑप्टिक्स और प्रोपेगेंडा से ही चल रही है। तो ये भी मत मानिए कि आंखें बहुत देर तक चुराएंगे, सामने आएंगे, स्क्रिप्ट तैयार की जा रही है। बस यकीन मानिए स्क्रिप्ट तैयार की जा रही होगी, वो स्क्रिप्ट अच्छी स्क्रिप्ट बनेगी, फिल्मास्टिक, है ना, फिल्मास्टिक स्क्रिप्ट, वो फिल्मास्टिक स्क्रिप्ट बनेगी। अभी स्क्रिप्ट राइटर रेडी कर लेगा, फिर डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको रिलीज करने के लिए इवेंट और टाइमिंग सब कुछ तय होगा। इवेंट कैसा होगा, टाइमिंग क्या होगी, टीपी पर बकायदे अपलोड हो जाएगा। फिर आएंगे और फिर कहेंगे किया ना, और फिर ये देश कहेगा हाँ मोदी जी किया बहुत अच्छा किया, कहेंगे। क्योंकि मुझे याद है मधुबनी में कहा था, ऐसा सबक सिखाएंगे जो सपने में नहीं सोचा होगा। बताओ भाई साहब, यही सपने में नहीं सोचा था। हाँ, वाकई ये तो सपने में नहीं सोचा था। इजाजत दीजिए, फिर आएंगे अपडेट के साथ हेमंत भाई के साथ। एक अल्प विराम। नमस्कार।